हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है सीटेट पेपर 1 एंड 2 के सीडीपी से रिलेटेड है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है। और इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट पे भी इड ईगो एंड सुपर ईगो पे बेस्ड ये क्वेश्चन रहने वाला। 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी नहीं है। मैं फिर से कहूंगी, जब तक आपके का इड ईगो एंड सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं काउंटर कर पाओगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। 10 क्वेश्चन है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि इड ईगो एंड सुपर ईगो होता क्या है। इड ईगो एंड सुपर ईगो क्या होता है? इड ईगो एंड सुपर ईगो ये होता क्या है? तो जो हम बात करते हैं इड ईगो एंड सुपर ईगो पे, तो सबसे पहले आता है ये किसके अंतर्गत, कौन से थ्योरी के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है ये आता है हमारा साइको एनालिटिक थ्योरी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी के अंतर्गत आता है ये तीनों। और इसको किसने दिया है? गिवन बाय whom? गिवन बाय सिगमंड फ्रायड। गिवन बाय सिगमंड फ्रायड, याद रखना। क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि साइको एनालिटिक थ्योरी को या मनोविश्लेषण थ्योरी को किसने दिया है, तो इसको दिए हैं, देने वाले जो है सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड, ठीक है। अब बात करते हैं इड क्या होता है और ईगो क्या होता है। सुपर इड को इद कहते हैं हिंदी में। इड को क्या कहते हैं? इद कहते हैं। ये ई होता है नहीं, इद कहते हैं, ठीक है। ईगो को कहते हैं अहंकार। और सुपर ईगो को कहते हैं, सुपर ईगो को परम अहंकार कहते हैं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इड के लिए, तो इड क्या होता है? इड अगर हम सिंपल सी भाषा में समझे, सिंपल, बिल्कुल ही सिंपलेस्ट भाषा में, तो एक बच्चा अगर किसी चीज के लिए जिद कर रहा होता है, तुरंत वाली इच्छा होती है जो उसकी, कि हाँ मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए। जब हम इस लेवल पे होते हैं जब हमें जो चीज चाहिए, यानी कि अगर मनुष्य को अभी भूख लगी है, अगर मुझे अभी भूख लगी है या प्यास लगी है, तो अभी पानी चाहिए तो चाहिए। हम अपने इच्छाओं को बाद के लिए नहीं टाल सकते हैं। हम अपनी इच्छाओं को बाद के लिए जब नहीं टाल सकते हैं, तो उस टाइम हम हमारा कौन सी कॉन्शियसनेस या कौन सा हमारे जो बॉडी का क्या बहुत ज्यादा इम्पल्सिस कर रहा होता है या क्या बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है, तो इड उस टाइम हमारे ऊपर हावी होता है। क्या हावी होता है? इड हावी होता है। जब बात कर लेते हैं ये जब सिगमंड फ्रायड इसको दे रहे थे, इस थ्योरी को बना रहे होंगे, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर ह्यूमन के ऊपर नहीं बताया। ये बताया कि सारे ह्यूमन के कुछ अपने थॉट्स होते हैं, जो अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं, जो मेमोरीज, जो इमोशंस होते हैं, जो या डिजायर होते हैं जिसपे उनका कंट्रोल नहीं होता, वो इड में जाता है। वो अनकॉन्शियसली, जैसे बच्चे को भूख लगी है तो वो रोए जाएगा कब तक? जब तक कि उसकी डिजायर को फुलफिल नहीं किया जा सके, यानी उसको खाना नहीं मिल जाता। लेकिन जब हम बात करते हैं ईगो की, तो ईगो क्या होता है? ईगो ये इस जैसे यहाँ पे होता है, हमें चाहिए, तुरंत चाहिए, हमें चाहिए तो चाहिए। वांट, राइट नाउ, हमें अभी चाहिए। वांट राइट नाउ। लेकिन जब ईगो की बात आती है, तो इड से ये थोड़ा सा संतुष्ट हुआ रहता है। इसको ये अपने आप को संभाल के रखता है कि अच्छा चलो, अगर भूख लगे, मान लो मीटिंग चल रही, मैं एक मीटिंग में हूँ और मुझे बहुत तेज से प्यास लग गई, तो मैं क्या तुरंत उठ के पानी पी लूंगी या पानी लेने चले जाऊंगी? नहीं, मैं वेट करूंगी कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगा वैसे ही मैं जाके क्या करूंगी? पानी पीऊंगी। तो यहाँ पे हमारा क्या काम कर रहा होता है? कॉन्सियसनेस, मतलब जो हम इड में काम कर रहे होते हैं वो अनकॉन्शियस में है। यहाँ पे जैसे ही जैसे ईगो तक आते हैं, वहां पे हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। कॉन्शियस कैसे हो जाते हैं? कॉन्शियस ऐसे हो जाते हैं कि हम वेट करते हैं कि अच्छा थोड़ी देर के बाद हम काम कर लेते हैं, वो अपने डिजायर को पूरा कर लेते हैं, अपनी इच्छा को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है सुपर ईगो की, तो सुपर ईगो में क्या होता है? सुपर ईगो में हम यहाँ इस स्टेज पे पहुंचते पहुंचते, सुपर ईगो के स्टेज पे जब हम पहुंचते हैं, तो इस स्टेज पे पहुंचते पहुंचते हमारे अंदर क्या सही है,
क्या गलत है, उसका उसकी भावनाएं उभरने लग जाती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं हम बाबा बन गए होते हैं कि हमें जो सही लगता है हम वही करते हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझो। सुपर ईगो को ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि मान लो अगर हम या आप, हम में से कोई भी एग्जाम दे रहा है, ठीक है, हमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका हमें आंसर नहीं पता, तो हम उस टाइम चीटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कॉन्फ्लिक्ट, वो अपना एक मोरल एथिक्स आ जाएगा, वहां पे एक मोरल वैल्यूज आ जाएगा। तो सुपर ईगो तक आते आते क्या आ जाता है, मोरल वैल्यूज आ जाता है। क्या अच्छा और क्या बुरा में फर्क हमें ये बता देता है। यहाँ पे क्या है, हमें जब ईड की बात करते हैं तो हमें कुछ नहीं पता, हमें जो चाहिए वो चाहिए। यानी जैसे एक बच्चा को जो जब चाहिए वो चाहिए, उस टाइम नहीं देखता कि वो कहाँ, जैसे कुछ तो लोग कहेंगे, कौन से लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको इड को कुछ नहीं पता। इड को कुछ भी नहीं पता, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये वही कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी डिजायर चाहिए, यानी मुझे अभी संतुष्टि चाहिए तो चाहिए। लेकिन सुपर ईगो तक आते आते, जब ईगो तक हम आते हैं तो ईगो क्या कहता है, अच्छा ठीक है वेट कर लेते, जब ये 4 लोग चले जाएंगे तब हम वो काम कर लेंगे। यानी कि ये थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है। ये क्या कहते हैं, हम वेट कर लेते हैं, जब ये लोग 4 जो कहते हैं ना, कुछ लोग क्या कहेंगे, ये लोग के चले जाने का वेट करता है। मतलब ये थोड़ा सा काम करता है, इसको डिजायर हो चाहिए, फुलफिल करता है, लेकिन ये थोड़ा वेट कर लेता है। लेकिन जब सुपर ईगो तक हम आते हैं तो सुपर ईगो में हमारे पास क्या ऐड हो जाती है, ऐड क्या हो जाती है इसमें, इसमें हमारे पास एडिशनली वैल्यूज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं एडिशनली, मतलब हमारे पास एक वैल्यूज हो जाते हैं, हमारे पास ऐड हो जाता है वैल्यू, मोरल मोरल वैल्यूज, एथिक्स आ जाते हैं। हम एक डलीमा में होते हैं, जो अच्छा होता है हम वही करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सिगमंड फ्रायड का जो साइको एनालिटिक थ्योरी है, इड ईगो एंड सुपर ईगो, सुपर ईगो को हिंदी में परम अहम कहते हैं, ठीक है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो परम अहम, ठीक है, एक बार आप देख लेना, परम अहम। तो यह परम अहंकार। अब इस चीज को आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प द पर्सन इन प्रोटेक्टिंग द ईगो फ्रॉम द ओपन एक्सप्रेशन ऑफ आईडी इम्पल्सिस एंड द अपोजिंग। अब क्या कह रहा है, ईगो से भी है ऊपर और इड से भी ऊपर जो है, ये क्या होता है, तो सुपर ईगो डायरेक्टिव होता है। ये हमें सुपर, एक रक्षा तंत्र, अब हिंदी में इसको देख लेते हैं। अब मैंने क्या कहा, इड, इड को क्या चाहिए, हमें चाहिए, अभी चाहिए। ईगो को क्या चाहिए, जब ये लोग चले जाएंगे तब हमें ईगो को चाहिए। लेकिन सुपर ईगो अच्छा और बुरा दोनों में फर्क करना समझ जाता है। मान लो 3 बच्चे, एक माँ के 3 बच्चे हैं। इसको फिर से एक बार समझा देती हूँ। एक माँ के 3 बच्चे हैं, जिसका नाम है, 3 बच्चे हैं इनके, ठीक है, 3 बच्चे हैं एक माँ के। एक का नाम है इड, एक का नाम है ईगो, साइको एनालिटिक माँ का नाम है, और इनके 3 बच्चे, माँ का नाम साइको एनालिटिक है और फादर का नाम सिगमंड फ्रायड है। याद रखना, क्वेश्चन में पूछेगा तो आप इसको अगर अपने भाषा में थोड़ा सा फनी वे में अगर याद रखोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो क्या है, माँ का नाम क्या है, साइकोएनालिटिक, और फादर का नाम जो है वो है सिगमंड फ्रायड। अब इनके 3 बच्चे हुए, इनके 3 बच्चे कौन कौन, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड कहता है हमें अभी दूध पीना है, इड क्या कहता है, हमें अभी दूध, और घर में मेहमान आए हुए हैं, इनके घर में मेहमान आए हुए हैं, साइकोएनालिटिक और सिगमंड फ्रायड के घर में मेहमान आए हुए हैं। तो इड कहता है मम्मा मुझे अभी दूध चाहिए तो चाहिए, मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम्हारा कोई आया हुआ है तुम्हारे घर में, नहीं आया हुआ, मुझे नहीं पता। ईगो कहता है अच्छा ठीक है मम्मा, मुझे भी भूख लगी है, लेकिन मैं वेट करूंगा जब तुम्हारे मेहमान चले जाएंगे तब तुम हमें खाना दे देना। लेकिन सुपर ईगो यहाँ पे क्या कहता है, सुपर ईगो कहता है मम्मा खाना देख के देना, क्या आपके लिए भी खाना है, डैडू के लिए भी खाना है, फादर के लिए भी खाना है, उसके बाद मुझे तुम देना है। तो अब आप, आई होप कि इन तीनों बच्चों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो क्वेश्चन जो पहला था, रक्षा तंत्र व्यक्ति को आईडी, आवेगों और विरोध की खुली अभिव्यक्ति से अहंकार की रक्षा करने में मदद करता है, तो सुपर ईगो के निर्देश। मतलब इन तीनों से समझदार कौन है, सुपर ईगो। ईड सबसे छोटा है, ईगो थोड़ा उससे बड़ा है, बीच वाला है, और सुपर ईगो बड़ा हो चुका है, ये समझदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूरोटिक एंड एंजाइटी इज वन विच वेयर ऑकर एंड इमोशंस, वेट अ मिनट, पेन यूज कर लूं।
जी, neurotic anxiety is one in which there occurs an emotions response to a treat to the ego that the impulses may break through into. न्यूरोटिक चिंता वह है जिसमें अहंकार के लिए खतरे के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जिसके आवेग टूट सकते हैं। न्यूरोटिक एंग्जाइटी मतलब हम जब अपने आप ऐसे ही डर जाते हैं मतलब एक नींद में नहीं सामने से मतलब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन डर डर जाते हैं तो उस टाइम हमारा क्या काम कर रहा होता है, कॉन्शियसनेस काम कर रहा होता है, यानी कि चेतना। A young woman, after fighting with her husband, returned to her parents' home only and allow her parents to baby her and fulfill their every wish to wish like of a child. This is a illustration of तो ये किस चीज का ये कहाँ को क्या काम कर रहा है अगर लेडीज अपने उससे लड़ती है लड़के और अपने मम्मी के यहाँ चली जाती है जहाँ पे उसको एक बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है तो ये किस चीज का काम कर रहा होता है यहाँ पे इड काम कर रहा होता है इड में यानी रिग्रेशन इस यहाँ पे काम कर रहा होता है रिग्रेशन मतलब बच्चा मतलब वो जो लेडी है आपने आगे किसी को नहीं समझ रही उसको उस टाइम एट द सेम टाइम उसकी क्या फुलफिल होना चाहिए डिजायर फुलफिल होना चाहिए तो इसको रिग्रेशन कहते हैं हिंदी में आप अच्छा एक और बात बता दूं जब भी आप एग्जाम दे रहे होते हो किसी भी मीडियम में तो आप इंग्लिश को एक बार जरूर प्रेफर करना क्योंकि इंग्लिश वाली जो इंग्लिश की जो वर्ड मीनिंग होती है वो साइकोलॉजी है या जो मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं उनके उनको इंग्लिश क्योंकि बहुत ज्यादा वो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उनकी जो हिंदी है वो थोड़ी सी अब यही वापसी दमन अब आप इसको समझते रह जाओगे लेकिन रिग्रेशन और रिपर्सन इन सब चीजों में अगर बात देखते हैं तो फिक्सेशन तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि रिग्रेशन है ये ठीक है आगे देखते हैं द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज तो एक बात बता दूं आपको कितने स्टेज होते हैं साइकोसेक्सुअल सिगमंड फ्रायड ने कुछ हमारे डिजायर्स के भी स्टेजेस दिए होते हैं जैसे दिए हुए हैं जैसे फेलिक स्टेज आप देख रहे हो जेनाइटल स्टेज देख रहे हो और क्या देख रहे हो ओरल स्टेज देख रहे हो और क्या देख रहे हो और देख रहे हो एनल स्टेज तो इन्होंने जो दिया हुआ है चारों स्टेज दिया हुआ है और इनका स्टेज का ईयर एज क्या है ये मैं आपको बता दूं फेलिक स्टेज कब होते हैं फेलिक स्टेज की जब मैं बात करूं ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना आप लोग अगर मैं फेलिक स्टेज की बात करूं तो फेलिक स्टेज का जो एज होता है वो होता है 3 to 6 ईयर ये याद रखना ये भी क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है ठीक है अब जेनाइटल स्टेज की अगर मैं बात करूं तो जेनाइटल स्टेज होता है प्यूबर्टी टू डेथ प्यूबर्टी टू डेथ मतलब जब तक जब यंग एज में चले जाते हो उसके बाद जब तक मरते नहीं हो जेनाइटल और ओरल स्टेज की बात करते हैं तो ओरल स्टेज जो होता है ये होता है आपके बिल्कुल जो बच्चा बहुत ही छोटा होता है तब ओरल स्टेज की बात होती है ओरल स्टेज कब होता है ओरल स्टेज बिल्कुल बचपन यानी इन्फेंसी टाइम में होता है ये कब होता है ये जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है 0 to 1 इन्फेंसी एनल स्टेज की बात करते हैं तो एनल कब होता है 1 से 3 इयर्स तक के जब बच्चे होते हैं एनल स्टेज कब होता है जब 1 से 3 इयर्स तक के बच्चे होते हैं ठीक है तो आई होप कि आप लोगों को इतने सारे अब एक और होता है लेटेंसी स्टेज भी होता है एक और स्टेज होता है क्या उसका नाम क्या होता है लेटेंसी ये कब से होता है ये होता है 6 to प्यूबर्टी एज तक 6 to प्यूबर्टी एज प्यूबर्टी टू डेथ क्या हो जाता है जेनेटल हो जाता है तो आप इसको ना आप अगर जब नोट बना रहे होगे तो इसको स्टेज वाइज जैसे जीरो सबसे पहले ओरल रखना फिर एनल रखना फिर उसके बाद फेलिक रखना उसके बाद लेटेंसी रखना फिर जेनेटिक रखना जेनाइटल रखना तो आपको याद करने में इजी होगा तो जो लास्ट स्टेज है इसमें क्या आ रहा है अगर आप देख पा रहे हो तो लास्ट स्टेज इसका आ रहा है जेनाइटल स्टेज ठीक है मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था क्या है जननांगावस्था क्यों क्योंकि ये लास्ट तक हमारे मतलब टिल डेथ तक ये रहता है Sigmund Freud has regarded the first three stages of psychosexual development, the period of 5 or 6 years of life, to be deceives for the formation of क्या किस चीज की जो 5 to 6 years की जो लाइफ होती है उसमें किस चीज के लिए निर्णायक होता है क्या इंटेलिजेंस
इमोशन से ईगो नहीं, पर्सनालिटी के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, ये जो एज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सुपर ईगो इज द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट इज मोर कॉमनली नोन एज। जो सुपर ईगो होता है वो किस चीज के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे जो टर्म्स दिए हुए हैं जाना जाता है, कॉन्सियसनेस, क्योंकि हमें हमारे पास हमारी अपनी बुद्धि उस टाइम काम कर रही होती है कि ये सही है या नहीं, ये गलत है। अंतरात्मा की आवाज आप सुन लेते हो, और अंतरात्मा कभी गलत नहीं कहता है, बेशक हम बाद में उसको झूठ, अपने आप को सच्चे साबित करने के लिए उसको झूठ समझ के हम गलती कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रायड द नेगेटिव ओडिपस कॉम्प्लेक्स में लेड टू। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अब एक नया शब्द मे भी आप लोगों को पहले से पता हो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को बताना जरूरी है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है ऑपोजिट सेक्स को बढ़ावा देता है। ऑपोजिट सेक्स, जैसे एक बच्चा, मान लो मैं एक गर्ल चाइल्ड हूँ, तो मुझे अपने फादर के प्रति लगाव ज्यादा होगा। ये मेरी अपनी डिजायर होगी कि मेरे फादर, मतलब मैं, अगर बचपन में आप कभी देखते होगे कि एक बच्चा जो बेबी बॉय होता है, वो कहता है मैं बड़ा होकर शादी तो मम्मा से ही करूंगा। तो क्यों? क्योंकि वहां पे उसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डिजायर काम कर रहा होता है कि वो अपने अपोजिट सेक्स को ही चूज करता है। जैसे लड़कियां पापा से बहुत ज्यादा क्लोज होती है, बॉय जो होते हैं मम्मा से बहुत ज्यादा क्लोज होती है। तो ये यहाँ पे इसी को ऑपोजिट सेक्स के बारे में बात करता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो। तो कह रहा है नेगेटिव ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या कर सकता है इसको? तो होमोसेक्सुअलिटी नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे के अपोजिट ही होगा। जैसे अगर पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव ना हो के पॉजिटिव है, तो नॉर्मल जैसे नेचुरल चल रहा है वैसे ही चलेगा। बॉय है तो मदर के लिए होगा, और गर्ल है तो बॉय तो मदर, और गर्ल है तो फादर। ठीक है। लेकिन यही नेगेटिव हो जाए तो बॉय किसके साथ रहेगा? अगर नेगेटिव ये प्लस में है, ये पॉजिटिव अगर रहता है तो, ये पॉजिटिव अगर रहता है तो, और अगर यही नेगेटिव काम करने लग जाए, नेगेटिव काम करने लग जाए, तो बॉय फादर के साथ ही रहेंगे, बॉय बॉय हो जाएगा और गर्ल गर्ल हो जाएगा। तब होमोसेक्सुअलिटी आजकल लेस्बियन और ये बहुत सारी चीजें आ रही है मीडिया में, न्यूज में। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। फ्रायड के अनुसार नकारात्मक ओडिपस कॉम्प्लेक्सन का कारण बनता है समलैंगिकता। ठीक है। अब इंडिया में कानूनी वैध भी है ये। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट स्टेज वॉज बोरोड फ्रॉम फ्रायड। किसके ये जो डेवलपमेंट स्टेज है कहाँ से लेते हैं? सोसाइटी से ले रहा है, या एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिजिक्स? नहीं, बायोलॉजी से, क्योंकि ये इंटरनल हमारी इंटरनल ऑर्गन के ऊपर बात करते हैं। विकासात्मक चरणों का विचार फ्रायड ने कहाँ से लिया था? उदाहरण लिया था जीव विज्ञान। ड्रीम्स रिप्रेजेंट डिमांड्स ऑन विशेष स्टीमिंग फॉर्म। ड्रीम्स रिप्रेजेंट डिमांड्स और विशेष स्टेमिंग फॉर्म क्या होता है? अनकॉन्शियस। जब ड्रीम आप देखते हो तो कहाँ देखते हो? कॉन्शियस में आप जग के ड्रीम देख सकते हो क्या? नहीं, अनकॉन्शियस माइंड से आप ड्रीम देखते हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि इड ईगो एंड सुपर ईगो में अब कोई आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होगी तो आप प्लीज पूछ सकते हो। इन अ स्पेशल बुक फ्रायड एनालाइज द साइकोलॉजी ऑफ एरर एंड फाउंड द सोर्स ऑफ एरर इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। कॉन्फ्लिक्ट किसके, एक बुक में जो फ्रायड है किसके ऊपर कौन वो देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट। एक विशेष पुस्तक में फ्रायड ने त्रुटि मनोविज्ञान का विश्लेषण किया और त्रुटियों का स्रोत आपस में आपसी संघर्ष में पाया, अनकॉन्शियस विशेष और कॉन्शियस सेंसरशिप में। ठीक है। आई होप कि आप लोगों के 10 क्वेश्चन बहुत ही आपकी एग्जाम के लिए एक बूस्टर का काम करेगा। और मेरे इस एफर्ट को, अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस एफर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम ऐसी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ, ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखें, तैयारी अच्छे से करें, एग्जाम नजदीक आ रहा है।